डियर स्टूडेंट, आपके बीच में आ गया जस्ट लाइक एडिशन सर एक न्यू टॉपिक के साथ। आज इस टॉपिक में हम समझेंगे किसी एकक कोशिका के घनत्व की गणना करना और तथा क्रिस्टल के तत्वों की परमाणु त्रिज्याओं का गणना करना। तो हम इन दो टॉपिकों को लेकर आज चल रहे हैं और जितने भी बैक साइड के वीडियो हैं आप देखते रहिएगा, क्योंकि उन्हीं पर आगे की तरफ जो टॉपिक हम चलते जाएंगे आधारित रहेंगे। तो चलते हैं, हम एकक कोशिकाओं के घनत्व की गणना करना है। तो देखिए, अगर कोई भी एकक कोशिका जो होती है एससीसी, बीसीसी, ईसीसी, एफसीसी, किसी की बात होती है तो उनकी जब घनत्व की गणना किया जाती है अर्थात उसका जब डेंसिटी निकाली जाती है तो हम शुरू से लेकर के आज तक पढ़ते आ रहे हैं कि घनत्व को या तो डी द्वारा प्रेजेंट किया जाता है या तो रो द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो देखो घनत्व का फार्मूला जो होता है आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। किसी एकक कोशिका को यहाँ ले लेते हैं तो एकक कोशिका में हम एक क्रिस्टल को बनाते हैं और इन क्रिस्टल द्वारा घेरा गया जितना भी आयतन होगा वो और उनकी परमाणु संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं, उस क्रिस्टल का घनत्व की गणना बोले जाएंगे। ठीक है, तो रो बराबर क्या हो जाएगा अर्थात डेंसिटी बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर किसी क्रिस्टल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या तथा उसका कुल आयतन। तो लिख सकते हैं तत्व के एकक परमाणु का द्रव्यमान, यानी कि किसी क्रिस्टल में उपस्थित परमाणु का द्रव्यमान तथा क्रिस्टल का आयतन। तो चलिए समझते हैं कि किसी क्रिस्टल में उपस्थित कुल परमाणुओं का द्रव्यमान अर्थात Z को रिप्रेजेंट करना तथा उसमें मोलर मास, अर्थात हम जानते हैं कि किसी क्रिस्टल में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या तथा उनका द्रव्यमान जो होता है उन्हीं द्वारा ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अर्थात Z गुणते ये होता है परमाणु का द्रव्यमान m अपॉन किसी क्रिस्टल का जो आयतन होता है AQ होता है, क्योंकि क्रिस्टल जो होता है घन के रूप फॉर्म में होता है और घन की सारी भुजाएं आपका A यदि माना जाए तो यहाँ हो जाएगा घन का आयतन अर्थात क्रिस्टल का आयतन AQ, जो अवगाद्रो संख्या के बराबर होता है। अर्थात लिख सकते हैं कि रो इक्वल टू जो होता है कि रो इक्वल टू Z गुणते M बटे में AQ गुणते NA, जहां Z क्रिस्टल का परमाणु संख्या M क्रिस्टल का परमाणु भार एक क्रिस्टल के भुजाएं, उसमें विमाएं भी लिख सकते हैं आप, एक क्रिस्टल की विमाएं तथा Na अवगाद्रो संख्या है। N अवगाद्रो संख्या है। अवगाद्रो संख्या का मान निश्चित होता है अर्थात Na इक्वल टू 6.022 गुण मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23 एटम मोलिक्यूलर आयन होते हैं। अब यहां जो भी लेंगे उस हिसाब से चलता है।
आपसे क्वेश्चन क्या बनाता है, देखिएगा किसी क्रिस्टल का घनत्व की जब गणना किया जाता है तो याद रखिएगा किसी क्रिस्टल की घनत्व की जब गणना करने की हम बात करते हैं तो लिखते हैं कि किसी क्रिस्टल में उपस्थित परमाणुओं का द्रव्यमान तथा उस क्रिस्टल का आयतन जो होता है टोटल, उन्हीं को कहते हैं उस क्रिस्टल के मतलब एकक कोशिका की घनत्व। तो इनको हम रो द्वारा सूचित करते हैं, अर्थात रो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका जेड गुणित एम अपॉन ए क्यू, जहां जेड क्या है क्रिस्टल का परमाणु संख्या, एम क्रिस्टल का परमाणु भार, ए जो होता है क्रिस्टल की भुजाएं होती हैं अर्थात उनकी विमाएं होती हैं, एन ए जो होता है अवगाद्रो संख्या अर्थात इनका जो मान होता है 6.022, कहीं कहीं 23 भी लिखता है, कोई गलत नहीं होगा वहां ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं ये बातों को आप स्पष्ट कर लीजिएगा कि 6.022 या 23 गुणित 10⁻23 एटम अर्थात परमाणु, मोलिक्यूलर अर्थात अणु और आयन पाए जाते हैं। इस तरह से किसी क्रिस्टल का हम घनत्व निकाल लेते हैं। यदि आपको कहीं कहीं घनत्व की जगह आपको भुजा निकालना हो, उनकी विमाएं निकालना हो तो हम यहां से निकाल सकते हैं AQ बराबर जेड गुणित एम बटे में, ये रो इधर आ जाता है घनत्व गुणित Na। कभी कभी आपको क्वेश्चन में क्या कर देता है कि कह देता है कि ये क्यू का मान दिया है, इसका मान दिया है, इसका मान पूछ देता है, अर्थात परमाणु संख्या m का जब मान पूछता है तो याद रखिएगा इनको यहीं पे क्लोज कर देते हैं, इसको यहाँ पे ये डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीपल में, तो रो इनटू Na अपॉन क्या हो जाता है ये z इसके साथ मल्टीपल में है, नीचे आता है तो z बराबर हम लिख सॉरी यहाँ AQ होगा, इधर ये सारे चले जाते हैं तो AQ, तो इनको यहीं रोक देते हैं, AQ गुणते रो गुणते Na अपॉन जेड, ये सब मान किसका है तो आपका ये मान जो है जेड का मान है। तथा कभी कभी क्या होता है कि m के बारे में पूछ देता है, सॉरी यहाँ m हो जाएगा, कभी कभी क्या होता है कि उनकी परमाणु संख्या के बारे में पूछ देता है तो जेड को वहां रखते हैं और इनको यहां रखते हैं, अर्थात फार्मूला होता है जेड AQ गुणते रो गुणते Na अपॉन m इक्वल टू जेड। इस तरह से एक ही फार्मूले से 3 और फार्मूले बनाए जाएंगे जो उनकी घनत्व, याद रखिएगा जो उस क्रिस्टल का घनत्व, परमाणु संख्या, परमाणु भार और क्रिस्टल की भुजाओं को माप देते हैं। यानी इस तरह से हम किसी क्रिस्टल को निकाल सकते हैं। जैसे हम आपको अगला जो टॉपिक होगा इस पे एक सवाल देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछता है। कह देगा कि कोई क्रिस्टल FCC से मिलकर बना है, एक क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे देख लेते हैं। कह देगा कि कोई क्रिस्टल FCC से मिलकर बना है तथा उनमें कुल परमाणुओं की संख्या जो है 5 है। ऐसे कह सकता है कि कोई क्रिस्टल FCC से मिलकर बना है जिनमें कुल परमाणुओं की संख्या 5 है, तो उस क्रिस्टल का घनत्व की गणना कीजिए। सॉरी क्वेश्चन को ऐसे नहीं बोल सकते हैं, एक मिनट थोड़ा सा ध्यान देते हैं। कह रहे कि कोई क्रिस्टल NaCl से मिलकर बना है जिनमें कुल परमाणुओं की संख्या कुल परमाणुओं की संख्या 5 है तथा उनके कोर की लंबाई 10 पिकोमीटर या 10 सेंटीमीटर ऐसे दे देगा है, तो उस क्रिस्टल का घनत्व ज्ञात कीजिए।
इस तरह से क्वेश्चन कहेगा कि कोई क्रिस्टल NaCl से मिलकर बना है जिनमें कुल परमाणुओं की संख्या 5 है तथा उनके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर या 10 पिकोमीटर दे देगा। जिस मात्रक में देगा उसको बदल के हम सेंटीमीटर में कर लेंगे। तो उस क्रिस्टल का घनत्व की गणना कीजिए। देखो इसमें करना कुछ नहीं होता है, क्वेश्चन को पहले ड्राइव किया जाता है, मतलब कुछ भी देता है उसको हम पहले क्या करते हैं, नोट करते हैं। तो चलिएगा हम देखते हैं कि क्या क्या दिया है हमें और क्या क्या हमें ज्ञात करना है। इस तरीके से हम पूरे क्रिस्टल को निकाल सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहां थोड़ी बातों को हम स्पष्ट करेंगे, गिवन दैट क्या क्या दिया है उन टॉपिकों को नोट करेंगे और क्या क्या पूछ रहा है बस मान रख देंगे। तो देखो कहेंगे क्या, कोई क्रिस्टल NaCl से मिलकर बना है, यानी कि NaCl जब दिया है तो इनका मोलर मास अर्थात परमाणु द्रव्यमान m का मान की गणना करेंगे। तो 23 प्लस क्लोरीन का जो होता है 35.5 होता है, तो यहां से लिख लेंगे। तो m मोलर मास जो होगा 58.5 आएगा, यानी 58.5 आएगा। ये उनका मोलर मास हमें मिल गया है। से मिलकर बना है जिनमें कुल परमाणुओं की संख्या अर्थात Z का मान जो दिया है वो कितना दिया है, 5 है। ठीक है, टोटल परमाणु Z का मान जो दिया है 5 दिया है तथा उनके कोर की लंबाई को हम A द्वारा सूचित करते हैं और A का मान जो दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है। ठीक उसी प्रकार आगे जब बढ़ते हैं तो कह रहा है कि उस क्रिस्टल के घनत्व की गणना कीजिए अर्थात ρ = व्हाट। इस तरह से हम पूरे मान को नोट कर लेते हैं। ठीक, जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पूछा जो जाता है तुरंत उसकी हम फार्मूलास यूज करते हैं। तो जैसे यह लिखेंगे, हम जानते हैं कि रो इक्वल टू Z गुणते M अपॉन Na गुणते AQ। तो वो Z का मान, अब सारा मान इसमें से निकालेंगे वहां पे पुट कर देंगे। तो Z का मान 5 है इंटू M का मान जो है 58.5 है अपॉन इसका मान दिया है 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 हो जाएगा गुणते Na का मान होता है तो 10 का क्यूब हो जाएगा गुणते Na का मान जो होता है 6.022 गुणते 10⁻23। जब जैसे ही लिख करके सोल्व करते हैं, जो मान इनका सोल्व करने के बाद आता है वही हमारा आंसर होता है। इस तरह से किसी क्रिस्टल के घनत्व की हम गणना को निश्चित कर लेते हैं। तो दरअसल आपको अब समझ में आ चुका होगा ये बातें। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो इसको आप कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। तो अगला टॉपिक देखते हैं, क्रिस्टल के तत्वों की परमाणु त्रिज्याओं की गणना करना। किसी क्रिस्टल में आपको पता होगा कि उनके अंदर परमाणुएं पाई जाती हैं, अणुएं पाई जाती हैं या उनके अंदर आयन पाए जाते हैं। तो इन्हीं की परमाणु ये जो होते हैं अणु परमाणु आयन, ये गोलाकार संरचना में होते हैं। तो जो गोले होते हैं आप लोग को पता होगा कि किसी गोले में त्रिज्या पाई जाती है, उनका गोलों की घनत्व पाए जाते हैं। तो इसी प्रकार से हम इनकी त्रिज्याओं की गणना करने वाले हैं। तो देखो क्रिस्टल की त्रिज्याओं की गणना पर क्रिस्टल के लिए अलग अलग होता है, सिंपल के लिए अलग होता है, बीसीसी के लिए अलग होता है अर्थात एससीसी के लिए अलग, बीसीसी के लिए अलग और एफसीसी के लिए अलग। तीनों के लिए अलग अलग उनकी त्रिज्याओं की गणना की जाती है। तो चलिएगा हम तीनों के लिए अलग अलग क्रिस्टल की गणना करेंगे, सॉरी उनकी त्रिज्याओं की गणना करेंगे और इस तरह से समझेंगे कि उनकी त्रिज्या हम आखिर निकालते कैसे हैं। ज्यादातर यहीं से क्वेश्चन आपको जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, अच्छे खासे एग्जामिनेशन जैम जेआरएफ इन सब में क्या इन्हीं सारे से क्वेश्चन पूछ देते हैं। एनडीए फैकल्टी जो जितनी भी होती है सारा यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो एक घनत्व से क्वेश्चन यूपी बोर्ड में भी आ सकता है या किसी अन्य तैयारियों में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और ये जो होते हैं क्रिस्टल के तत्वों की परमाणु त्रिज्याओं की जब गणना की जाती है तो यहाँ से तो क्वेश्चन अक्सर बनाए जाते हैं। तो आप देखेंगे कि किसी क्रिस्टल के तत्वों की परमाणु त्रिज्याओं की गणना हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो तब तक इनको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, क्रिस्टल के तत्वों की परमाणु त्रिज्याओं की गणना करने। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ध्यान से इस बात को हम समझेंगे कि किसी क्रिस्टल के तत्वों की परमाणु त्रिज्याओं की जब गणना करते हैं तो शुरू में प्रारंभ में हम एससीसी की गणना करते हैं। ठीक है, क्योंकि
एससीसी में जो परमाणुएं होती हैं, ध्यान से बात समझिएगा, अगर यदि ना समझ में आए तो मेरा दूसरा वाला लेक्चर जा करके देखिएगा, वहां एससीसी, बीसीसी, ईसीसी और एफसीसी के बारे में स्पष्ट बता चुके हैं कि कहां से परमाणुएं किस छोर पे पाई जाती है। तो चलिएगा ध्यान देते हैं इनको। किसी क्रिस्टल के तत्वों की परमाणु त्रिज्याओं की गणना करना, तो उसमें फर्स्ट गणना होगी एससीसी का। देखो हम पढ़े क्या है, एस का मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट से सरल या आद्य घनीय एकक कोशिका इनको बोली जाती है, और कहा जाता है कि इनमें कुल परमाणुएं जो होती हैं केवल और केवल कहां उपस्थित होती हैं, कोने पर उपस्थित होती हैं। चलिएगा तो हम इनका क्रिस्टल एक बना रहे हैं और इनमें परमाणुओं को कहां व्यवस्थित कर देंगे, केवल और केवल कोने पर। इस तरह से हम कर लेते हैं। देखिएगा ध्यान से बात सुनिएगा, क्रिस्टल की जो विमाएं होती हैं, भुजाएं होती हैं, उन्हें कोर कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी भी क्रिस्टल की भुजाएं और विमाएं जो होती हैं उन्हें हम कोर कहते हैं, अर्थात ये जो भुजा होगी चाहे ये भुजा होगी हम उन्हें कोर कहते हैं, और कोर को हम ए द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, किससे सूचित करते हैं, ए द्वारा सूचित करते हैं। इस तरह से हम कोर को ए द्वारा, और यहां पे हो गया कॉर्नर, ठीक है, इसको हम कॉर्नर कहते हैं, कोने, CONNER, ये आपका कॉर्नर हो जाता है, ये इर्द हो जाता है, और मीडिएटर सेंटर, ये सब तो आपको पता ही है। तो एससीसी में केवल और केवल परमाणु कोने पर उपस्थित होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि एससीसी के कोने में कहां कहां पाए जाते हैं। तो फर्स्ट जो होता है, यहाँ कोने को अगर सेंटर मान करके एक खींचा जाए तो ये परमाणु एक यहाँ, एक परमाणु यहाँ इस कोने का सेंटर लेकर के, और यहाँ है तो यहाँ भी एक सेंटर है, तो यहाँ एक परमाणु यहाँ पे आ जाते हैं, और एक परमाणु दरअसल यहाँ पे होते हैं, इस सेंटर को लेकर के चलते हैं। आप देख सकते हो कि स्पष्टता ये पीछे वाले दीवारों को हम लेकर के चले हैं। ये पीछे वाला जो है आपका ऐसे उन्हीं को केवल लेके चले हैं, पूरे हम क्रिस्टल को नहीं लेके चले, क्योंकि हम पूरे क्रिस्टल में यदि निकालें तो हम इसको स्पष्ट करके दिखा नहीं सकते हैं। अर्थात आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक बात स्पष्ट दिखाई दे रही होगी कि किसी क्रिस्टल में जो होते हैं परमाणुओं का जो अरेंजमेंट होता है कि इसको हम इतने को ए कहते हैं, और एक वृत्त की जो त्रिज्या होती है उसको हम आर द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इनकी आर, ये आर, यहाँ पे आर आप देख सकते हो, ये आपका आर हो सकता है, ये आर होगा और ये भुजा आर होगी, यहाँ से यहाँ तक आर, और ये यहाँ से यहाँ तक आर हो जा रहा है, और ये यहाँ से भी सेम होंगी दूरी, ये भी डिस्टेंस सेम होंगी, यहाँ से यहाँ सेम होगा, यहाँ से यहाँ सेम होगा। थोड़ा हम इधर तो बड़ा छोटा बन गया है हमसे, तो ये ध्यान दीजिएगा कि नहीं, इसकी जो सभी दूरियां होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। अर्थात हम लिख क्या सकते हैं कि ए बराबर, माना कि एससीसी के लिए हम निकाल रहे हैं आर की गणना, एससीसी के लिए आर की गणना तो कैसे करते हैं, माना कि किसी क्रिस्टल की कोर की लंबाई आर है, सॉरी ए है, तथा उनमें उपस्थित परमाणु की त्रिज्या आर, स्मॉल आर है, तो आर तथा ए में संबंध, आर तथा ए में संबंध क्या लिख सकते हैं यहां, ए जो है एक ऐसे, हम यहां से एक भुजा इसकी निकाल ले रहे हैं, एक ही भुजा पे एक भाग इधर है और एक भाग इधर है, तो आप देख सकते हैं कि आर और आर, दो आर मिल करके एक ए को जनरेट कर रहा है। अर्थात हम लिख सकते हैं कि ए बराबर 2r, यानी कि यहां दिखा सकते हैं कि a बराबर r प्लस आर बराबर क्या हो सकता है, a बराबर 2r, अर्थात r बराबर, ये जैसे ही यहां नीचे आ जाएगा तो लिखेंगे a/2। यही है एससीसी की परमाणु की त्रिज्या की गणना करना।
मान लो कह दिया कि कोई परमाणु एससीसी में व्यवस्थित है जिनके कोर की लंबाई 10 पिकोमीटर है। क्वेश्चन आपसे कर सकता है कि कोई भी परमाणु एससीसी में है जिनकी कोर की लंबाई अर्थात ए जो है 10 पिकोमीटर है, तो बताइए कि उनकी त्रिज्या क्या होगी। तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना है हमें पता है कि कोर की लंबाई ए का मान दिया है, तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि एससीसी के लिए कोर की लंबाई ए बराबर 2r अर्थात 10 पिकोमीटर है, तो पिकोमीटर में निकाल दे रहे हैं। जब दूरी रेडियस में होती है तो पिकोमीटर को हम चेंज कर सकते हैं, तो पिकोमीटर का मान या 10 सेंटीमीटर मान दे दिया है, तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पे a बराबर, अब 2r हो जाएगा। जैसे ही ये नीचे आएगा तो हो जाएगा 5 इक्वल टू r, अर्थात उसकी जो दूरी होगी 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, इस तरह से हम किसका निकाल लेंगे, एससीसी क्रिस्टल की त्रिज्या की हम गणना कर लेंगे। तो आप लोग इसको समझ चुके होंगे, कृपया करके आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। हम नेक्स्ट टॉपिक बीसीसी की तरफ चलते हैं। आगे हम बीसीसी को ध्यान देते हैं। तो चलिएगा हम बीसीसी को ध्यान देते हैं और यहाँ पे हम बस सिस्टमेटिक ढंग से बीसीसी को लिख देते हैं। अब गणना करना है हमें बीसीसी को। तो बीसीसी की गणना थोड़ा क्रिटिकली होगा यहाँ पे कहना, क्योंकि बीसीसी से पहले अगर हम एफसीसी को समझ लेते हैं, फेस सेंटर्ड को समझ लेते हैं, तो बीसीसी की गणना करने में हमें आसानी होगी। तो हम पहले एफसीसी का गणना करेंगे, फिर उसके बाद बीसीसी की गणना करेंगे, क्योंकि बीसीसी और जब हम एफसीसी की गणना कर लेते हैं तो उसमें हम बीसीसी की गणना आसानी से कर सकते हैं, और जब एफसीसी की गणना बीसीसी की गणना पहले करेंगे उसमें हम एफसीसी की गणना कर सकते हैं, बट बीसीसी थोड़ा आपके लिए क्रिटिकल हो जाएगा। तो समझ सकते हैं कि यहाँ शुरुआत हम एफसीसी के से कर रहे हैं। तो सबको पता है कि एफसीसी में परमाणुएं कहाँ-कहाँ पाई जाती हैं, तो चलिए हम उसको समझाते हैं कि एफसीसी में टोटल परमाणु कितने होते हैं और वो परमाणु कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं। देखो, हमें यही लिखना है कि माना कि किसी क्रिस्टल की कोर की लंबाई a है तथा उनमें उपस्थित परमाणुओं की त्रिज्या r है, तो r तथा a में संबंध किसके लिए भाई, एफसीसी के लिए। देखो, सबको पता है कि एफसीसी में परमाणु कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं, तो यही हम फिगर रहेगा और फिगर में बदलेगा क्या भाई, तो सबको पता है कि एफसीसी में कुल परमाणु कहाँ होती हैं, तो कोने के साथ साथ उनके फलक पर पाए जाते हैं। कोने के साथ साथ उनके कहाँ पाए जाते हैं, फलक पर, फलक के केंद्र पर। तो चलिए हम इनका फिगर देख लेते हैं। तो ऐसे हम एक क्रिस्टल बनाते हैं और क्रिस्टल में क्या करते हैं कि कोना के साथ साथ उनके फलकों पे रख देते हैं, किसी एक फलक को लेकर के चलेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो मान लो हम ऊपर वाले फलक को लेकर चले, तो ऊपर वाले फलक का यहाँ थोड़ा डायरेक्शन हम बना लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये ऊपर वाला फलक है हम लोगों का, ठीक है, हम ऊपर वाले फलक को ले लिए, ये ऊपर वाला, तो यहाँ एक परमाणु यहाँ होगा, देख सकते हैं आप, अर्थात एक परमाणु यहाँ हो सकता है, इसका सेकेंड परमाणु होगा यहाँ हो सकता है, अर्थात सेकेंड परमाणु इसके लिए यहाँ होगा, थर्ड परमाणु इनका यहाँ पे होता है, तो इनका हम थर्ड परमाणु यहाँ दिखा सकते हैं, और फोर्थ परमाणु इन्हीं को केवल लेके चल रहे हैं, यहाँ होगा, अर्थात हम फोर्थ परमाणु इनको यहाँ दिखा सकते हैं। लेकिन ये तो एससीसी का दर्शा रहा है, ये तो एससीसी होता है, क्योंकि एससीसी में केवल कोने पर होते हैं, लेकिन एफसीसी में क्या होता है कि कोने के साथ साथ एक केंद्र में आते हैं, अर्थात एक परमाणु कहाँ आने वाला है, ये मध्य में आने वाला है, यहाँ। ठीक है, थोड़ा उनका हम शॉर्टेज रेंज नहीं निकाल पा रहे हैं, नहीं तो ये तीनों गोले जो आएंगे आपस में एक सीक्वेंस होंगे, इनकी जो लिखने की विधि होगी ये ऐसे आते हैं। ठीक है, इस तरह से हम दिखा सकते हैं। तो हम इनके लिए निकालेंगे, तो देखो ऊपर वाले के लिए तो हम देख क्या रहे हैं कि इसमें इन भुजाओं को यदि मिला दें ऐसे, इनका के सेंटर, इनका सेंटर, इनका सेंटर और यहां मिला दें, ठीक है, तो हमको एक समकोण त्रिभुज मिल रहा है। इनको हम थोड़ा देखेंगे तो ये कैसे मिल रहे हैं, हमको ऐसे मिल रहे हैं, ध्यान से देख सकते हो। एक गोले यहां अरेंज किए गए हैं, एक गोले यहां अरेंज किए गए हैं, एक गोले यहां मध्य में अरेंज है, एक गोले यहां अरेंज किए गए हैं। आप देख सकते हो, इसको एफसीसी में यही होता है, किसी एक फेस को ले रहे हैं, जैसे यही मकान के अंदर हम लोग हैं, जिस मकान के अंदर एक गोले वहां रखे गए हों, एक गोले यहाँ रखे गए हों, एक गोले इस वाले कोने पे रखे गए हों और एक गोले इस वाले कोने पे रखे गए, लेकिन एक कहाँ है, सेंटर में। वहां से जब ऐसे लाएंगे तो यहाँ नीचे की तरफ आएगा, वहां से ऐसे नीचे की तरफ खींचेंगे
जैसे यहाँ पे मान लो यही एक क्यूबाइड एक फेस ले रहे हैं, एक गोला यहाँ है, एक गोला यहाँ है, और एक गोला यहाँ है, और एक गोला यहाँ है, और एक गोला फेस कहता है ना एफसीसी, फेस के सेंटर में एक गोला यहाँ। तो खींचेंगे जब यहाँ से ऐसे आएंगे तो देखो इस दूरी को हम ए कहते हैं, इस दूरी को भी ए कहते हैं, लेकिन इस दूरी का मान हमें निकालना है। हमें यही विषय ध्यान देना है, किसको निकालना है, यहाँ निकालना है। तो हमारा ये क्या बन रहा है, एक ट्रेंगल बन रहा है। ट्रेंगल मान लो कि ए बी सी हम ट्रेंगल ले रहे हैं। अच्छा, इतनी दूरी को हम इतना, इनका रेडियस आर और ये भी आर हो जाएगा, और यहाँ आर और ये आर, देखो इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो हम यहाँ जानते हैं क्या निकाल लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में यहाँ क्या निकालेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। तो हम पाइथागोरस का प्रमेय जानते हैं, लिखेंगे ए सी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ए सी बराबर निकालना है वाट होगा, इन्हीं को निकालना है। और क्या दिया है, ए बी का मान दिया है, ए बी बराबर कितना है, आर प्लस आर यानी कि 2r, बी सी बराबर कितना दिया है आपका, ये भी 2r। तो 2r को हम क्या लिख सकते हैं, ए भी तो लिख सकते हैं, 2r को हम क्या लिख सकते हैं, ए बाई एस सी सी, ठीक है, इस तरह से हम देख सकते हैं। तो क्या हम पाइथागोरस, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार तो देख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या हो सकता है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार तो हम पढ़े हैं कि AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो चलते हैं AC का स्क्वायर करते हैं। तो AC का स्क्वायर जैसे ही स्क्वायर हटता है तो AC बराबर ये क्या होता है, रूट में BC का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर जो होता है कितना होता है आपका, तो देखो BC यहाँ से निकाल लेते हैं, BC का भी मान कितना है, A का स्क्वायर हो जाता है यहाँ पे, और AB का मान भी A है तो A का स्क्वायर होता है। तो यहाँ लिख देते हैं क्या, ध्यान से देखते हैं, तो ये होता है आपका A और A अर्थात रूट में 2A स्क्वायर, ठीक है। इसको जैसे ही आगे हम सोल्व करते हैं AC बराबर, देखो लिख सकते हैं कि AC बराबर, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे लिख सकते हैं कि AC बराबर रूट में 2 हो जाएगा और A हो जाएगा। इस तरह से हम इनका डिफाइन कर लेते हैं कि इनकी दूरी क्या होती है। तो लिखेंगे यहाँ देखो AC का जो मान है, AC में कितने, 1r 2r 3r और 4r और 5, टोटल कितने r आते हैं, क्योंकि यहाँ 2r आ जाएंगे, एक ही गोला में दोनों हैं इसलिए 2r, अर्थात AC बराबर भी हमें पता है यहाँ से कि AC का मान जो है 4r है, अर्थात इसको लिख सकते हैं 2r प्लस 2r बराबर a प्लस a बराबर कितना हो सकता है, 2a। हम लिख सकते हैं AC के लिए कि AC बराबर क्या हो सकता है, AC इक्वल टू हमारा यहाँ क्या आया था, a रूट 2, तो हम लिख सकते हैं AC का मान हमें पता है कि 2a, तो हम लिख सकते हैं कि 2 या 4r यहाँ लिख सकते हैं ना, AC बराबर 4r इक्वल टू a रूट 2। जैसे इसको इधर भेजते हैं, क्योंकि r देखो हमें r को सिंगल ही करना है, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं त्रिज्याओं की गणना। तो r बराबर क्या हो जाएगा, a रूट में 2/4, यही होगा हमारा FCC के लिए त्रिज्या की गणना। इस तरह से हम FCC का भी त्रिज्या की गणना कर लेते हैं। तो आप बहुत समझ में आ गया होगा, नहीं तो फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। FCC में जब त्रिज्या की गणना करते हैं तो उनको फलक को लेके चलते हैं, किसी एक फलक को, जैसे इस दीवार को लेके चले, इस बोर्ड को लेके चले हैं, तो एक वहां पे कॉर्नर पे होता है और सारे कॉर्नर पे होंगे, और एक सेंटर में परमाणु पाए जाते हैं, वो भी फेस के सेंटर में। तो हम कर देंगे ऐसे, जब खींचते हैं वहां से दो सेंटर को लेकर के जब चलते हैं, तो वहां से कॉर्नर से इस कॉर्नर तक जब आते हैं तो हमारा एक आर यहाँ का मिलता है, इसमें एक गोला यहाँ मिलता है, तो 2r मिलेगा यहाँ पे, और एक r वहां पे मिलता है, क्योंकि हम जानते हैं कि d बराबर 2r, और d का क्या है भाई, एक सर्कल का पूरा डायमीटर होता है। तो इसमें क्या होता है, r और r, 2r से मिलकर बना है, एक इधर r आ रहा है, एक इधर टाइप के आ रहा है, और एक इधर आ रहा है। तो इस तरह से हम कितने r पा गए, इसमें 4r हो गया। और ऐसे जब चलते हैं तो ये याद रखिएगा, ये तो यहाँ पे एक r मिलता है और एक r आपका यहाँ मिल जाता है। तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं। तो चलिए अब हम सीखते हैं
बीसीसी, तब तक इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा और बीसीसी के बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो थोड़ी देर में आप इसको ध्यान देंगे बीसीसी के बारे में। चलो जो शायद आप इन्हें उतार लिए होंगे या तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। एफसीसी के बाद इन्हीं एफसीसी का यूज करके हम बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। उनकी त्रिज्याओं की गणना करना आसान होता है, उसमें भी हम आसानी से निकाल लेते हैं। तो चलिएगा उनका देखते हैं कि किस प्रकार से एफसीसी का हो जाता है, एफसीसी का हो जाता है और बीसीसी का निकालते हैं। देखो बीसीसी होता है जो है मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जो होता है, उनमें परमाणुएं जो होती हैं, आप सबको पता होगा कि परमाणुएं उनके कोने के साथ साथ यानी कॉर्नर के साथ साथ एक सेंटर में आता है, वो भी क्यूब के सेंटर में, वो घन के सेंटर में आ जाता है, तो उसी को बोलते हैं बीसीसी। तो चलो इसे को हम थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं, थोड़ा फिगर पे देखते हैं इनको। एक क्यूब है हमारा, थोड़ा बड़ा सा फिगर पे देखेंगे इनको। एक क्यूब है और क्यूब में कहां कहां परमाणु पाई जाती है, आप लोगों को पता होगा बीसीसी में कि ये परमाणु कोने के साथ साथ एक सेंटर में आता है। तो देखो इनका यहाँ पे कॉर्नर पे रख देते हैं, इस कॉर्नर पे रखते हैं, इस कॉर्नर पे रखते हैं, यहाँ कॉर्नर कॉर्नर सारे कॉर्नर पे होते हैं परमाणु, और कॉर्नर के साथ साथ एक जो एटम्स होता है यहाँ पे मध्य में आता है। तो चलिएगा हम इसको देखते हैं, थोड़ा समझना इसको क्रिटिकली कह सकते हो, बट आपके लिए क्रिटिकल नहीं होगा क्योंकि हम इसको बहुत ही आसान तरीका से आसान भाषा में समझा देंगे। तो देखो कहते क्या है इसमें भी वही बात होती है कि एफसीसी की जगह हम बीसीसी बस थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं और लिखते क्या है कि माना कि किसी क्रिस्टल की कोर की लंबाई a है तथा उनमें उपस्थित परमाणु की जो त्रिज्या r है, तो a और r में जब संबंध होता है बीसीसी के लिए कैसे होता है। ठीक है, तो चलिएगा ध्यान से एकदम बात को समझिएगा। जिस पॉइंट को हम मेजर करते हैं उस पॉइंट को हम लेकर के चलते हैं। बीसीसी में बॉडी आता है और बॉडी में आता है परमाणु एकदम उसके सेंटर से होते हुए, अर्थात यहां से यहां जाता है और सीधे इसके नीचे की तरफ। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। तो यहां कितनी हो जाती है, यहां एक परमाणु, यहां सेकेंड बार, ये फिर इस पे से इस पे आता है, अर्थात आप देखेंगे तो इसका भुजाओं में आपको एक अंतर मिलेगा, इनमें इसको लेके चला जाता है। यानी कि इसमें एक इस सेंटर को भी लेके चला है, एक यहां भी सेंटर है और कॉर्नर को भी। यानी कि बीसीसी जो होता है एफसीसी को भी व्यक्त करके चलता है। बात समझिएगा कैसे। एक मकान के अंदर हम लोग बंद हैं, मकान के अंदर में देखिए कोने पे किसी भी कोने को आप काउंट कीजिए, यहाँ का कोना ले लीजिए, इधर का कोना लीजिए, उधर का कोना लीजिए, उधर का कोना लीजिए, नीचे का चारों कॉर्नर ले लीजिए और क्या करें एक पूरे सेंटर में लाइए। तो विकर्ण का मतलब क्या होता है, उनके यहां से एक बीच में है, इसको टच करके चलना है, तो वहां से जब हम सीधे यहां पे आते हैं तब जाकर के वह टच होता है। ध्यान बात समझिएगा, वहां से लेकर के यहां तक। तो जैसे ही वहां से यहां तक आते हैं तो हमें अब आना कैसा पड़ेगा, वहां से सीधे नीचे उतरेंगे और नीचे से फिर क्या हुए विकर्ण, इसका विकर्ण फेस के विकर्ण को मेजर करते हुए इसको चलते हैं। तो इसका ध्यान देते हैं कि इनका जो फिगर होता है ऐसे चलता है। इसमें 90 एंगल, उसमें जो होता था कि 90 एंगल बनते थे, इसमें 90 एंगल कहीं नहीं बनने वाला है। अर्थात इनका जो फिगर होगा आप देख सकते हो, तो यहां क्या हो जाएगा, इसका मान हम निकाल चुके हैं, विकर्ण की लंबाई हम निकाल चुके हैं। देखो कैसे निकाल सकते हैं, यहां आपका a था, यहां भी a था, तो इसकी जो लंबाई होगी कितनी हो जाएगी, वहीं पाइथागोरस प्रमेय तो निकालेंगे तो आएगा a रूट में 2 या 2 रूट a। आप देख सकते हो इसको। और ये क्या है हमारी भुजा, ये भुजा क्या है a है, टोटल भुजा को हम a कहेंगे। अर्थात पुनः हमारा यहाँ पे एक रूल बनता है, एक ऐसे आते हैं सीधा सीधा आके फिर नीचे से आते हैं और फिर उसको ऐसे खींच देते हैं। तो देखो यहां से आए तो ये इस पे परपेंडिकुलर होगा, सीधा आया एकदम, ये सीधा जो है इस वाली रेखा पे यहाँ पे क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको बनाएंगे तो देखो a यहाँ लिखते हैं, b यहाँ लिखते हैं, c। तो b पर क्या है, परपेंडिकुलर है, बट ऐसे होता है, बनने को तो वही फिगर ड्रा होगा, बट अंतर क्या होता है कि इसमें विकर्ण आ जाते हैं। अंतर क्या होता है, इसमें विकर्ण आ जाते हैं। तो निकालेंगे तो देखो एक गोला तो यहाँ कॉर्नर पे होंगे ही होंगे, और इसमें क्या होता है कि एक गोला यहाँ हो जाता है, एक गोला यहाँ हो जाता है।
जबकि ये बीमा नहीं है, ये वाला विकर्ण है, याद रखिएगा, ये बीमा नहीं है, वो उनका विकर्ण है। एक गोला कहाँ आता है, एक यहां देख सकते हैं, और थोड़ा सा ये बड़ा गोला होता है, सब बराबर गोले होते हैं, और एक गोला यहाँ आता है और एक गोला इसके मीडिएटर में। तो इनको निकालते तो ए रूट क्या आया था 2 और ये आया था ए, तो क्या हम इनको निकाल लेंगे, ये ए बी सी है, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि ए बी जो है आपका ए रूट 2 है, क्योंकि वह फलक का विकर्ण है, वह फलक का विकर्ण है। आप देख सकते हैं ए बी क्या है, फलक का विकर्ण है, अर्थात वह ए रूट 2 है। अब जो है आपका बीसी जो है उसकी क्या है, कॉर्नर है, तो लिखेंगे बीसी बराबर ए है, ए होगा क्योंकि वह घन की भुजा है तथा AC 4A होगा, अर्थात 4R होगा, क्योंकि वह क्रिस्टल का विकर्ण है। देखो ये जो है पूरे क्रिस्टल का विकर्ण है, ये जो है घन का विकर्ण है, और ये जो है उनकी भुजा है, अर्थात उनके कॉर्नर हैं। ठीक है, कॉर्नर नहीं, एड होंगे, तो विकर्ण है 4R होगा क्योंकि वह क्रिस्टल का विकर्ण है। तो हम क्या जानते हैं कि ठीक है, यहां भी पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार गोरस प्रमेय के अनुसार तो क्या लिख देंगे, देखो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो जैसे ही इसका स्क्वायर हटेगा, ये रूट में जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं कि AC बराबर, देखो AC का मान पता है हमें, तो 4R इक्वल रूट में क्या हो जाएगा, ध्यान से बात समझिएगा, AB का स्क्वायर यानी कि A रूट 2 का स्क्वायर और प्लस A का स्क्वायर। तो जैसे इसको सोल्व करते हैं, तो देखो A का स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाता है, ठीक है, और प्लस A का स्क्वायर, 2 रूट A है और प्लस 1 रूट A है, तो इनको जैसे ही हम सोल्व करते हैं, इधर की तरफ हम सोल्व कर लेते हैं, तो देखो जैसे ही इनको सोल्व करते हैं तो क्या आता है, हमारा आता है 4R इक्वल टू रूट में 3A स्क्वायर, नहीं आता है क्योंकि 2A स्क्वायर यहां है, एक A स्क्वायर यहां है, तो टोटल सोल्व करने पे 3A स्क्वायर आता है, अर्थात लिख सकते हैं कि 4R इक्वल टू, देखो यहां स्क्वायर दो पार्ट, स्क्वायर स्क्वायर से इसका लिए रूट खत्म, अर्थात रूट में 3, यहां हो जाएगा A रूट 3। देखो हमें 4 से मतलब है क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं परमाणु की त्रिज्या की गणना करना, अर्थात हम लिख सकते हैं कि R बराबर A रूट में 3/4, ये होता है आपकी उनकी गणना। तो इस तरीके से हम उनकी गणनाओं को कर लेते हैं और हम इन पे थोड़ी सवालों को देखते हैं। तब तक के लिए अलविदा और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। यदि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज्यादा से ज्यादा आप एजुकेशन में ध्यान दीजिए क्योंकि उन्नति ही आपकी प्रगति का मेन कारण बनेगा।